नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेक्चर नंबर 1। आज इस फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स की। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle, held on every Sunday 11 a.m. Enroll now for free and use the code ARPITA10 ARPITA10. How to enroll in the quizzes for free? You just have to download the Unacademy Learning app, register or sign in on the app, select your goal as UPSC CSE, and when prompted, just type in the code ARPITA10 to activate your free plan. The next UPSC CSE combat is on 7th March 2021, 11 in the morning. So make sure you are there. So today we'll be talking about inflation and its types. Inflation, अगर हम इसे लेमन लैंग्वेज में बोलें तो महंगाई, ये है क्या, इसका फेनोमेना क्या है, इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या असर होता है, आज हम उस बारे में समझेंगे। इन्फ्लेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है। इसकी जो मेजर जो सेंटर पॉइंट है इन्फ्लेशन का, वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो परचेजिंग पावर है एक पर्टिकुलर अमाउंट का, एक पर्टिकुलर मनी का, वो डिक्रीज़ हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें, आप अगर एक केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, एक फार्मा शॉप पे, मेडिकल शॉप पे जाते हैं, एंड यू एज अ कस्टमर आप शॉपकीपर से कफ सिरप की एक बॉटल बोलते हैं कि मुझे चाहिए, और वो जो पहला प्राइस था कफ सिरप की बॉटल के ऊपर, वो पहले 100 रुपीज़ था, जो कि आपने 6 महीने पहले या ऑलमोस्ट 1 साल पहले ली थी। लेकिन अब उसका जो प्राइस है वो 100 से 110 हो सकता है हो गया हो। हम इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में 110 लेते हैं जिससे आपको ईजीली समझ में आए। तो जो बॉटल है, शॉपकीपर और कस्टमर का जो रिलेशन है, वो बॉटल को देना, कफ सिरप की बॉटल को देना, और उसका जो प्राइस है उतना मनी कस्टमर देगा शॉपकीपर को। 100 रुपीज़ अब वो कफ सिरप की जो बॉटल है वो लाने में अब सक्षम नहीं है, यानी कि उसकी जो परचेजिंग पावर है 100 रुपये की, वो अब सक्षम नहीं है, वो कम हो गई है। देयर इज़ अ डिप्रिसिएशन इन द परचेजिंग पावर ऑफ दोज 100 रुपीज़। लेकिन अगर हम उसमें 10 रुपये का, 10 रुपीज़ का एडिशन करते हैं, देन दिस कस्टमर विल ईजीली बी एबल टू बाय दी कफ सिरप बॉटल फ्रॉम द शॉपकीपर। और इसको हम नॉर्मल लेमन टर्म्स में बोलते हैं कि जो महंगाई है वो बढ़ गई है, महंगा हो गया है, जो प्राइस है वो बढ़ गया है। जो बॉटल पहले 100 रुपीज़ की आती थी कफ सिरप की, अब वो आ रही है 110 की, यानी कि जो प्राइस है वो बढ़ा है, लेकिन जो 100 रुपीज़ का जो परचेजिंग पावर था विद रिस्पेक्ट टू दैट कफ सिरप बॉटल, वो डिक्रीज़ हो गया है। अब आपको ज़्यादा रुपए, ज़्यादा मनी, यानी कि 10 रुपये ज़्यादा लगाने होंगे। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। That is a sustained increase in the general level of prices so that a given amount of money buys less and less। यानी कि जो प्राइसेस है, जो जनरल लेवल है, वो बढ़ गया है, और अब जो आपके पास पहले जो मनी थी उससे आप बाय नहीं कर पाते, और वो मनी का जो परचेजिंग पावर है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी डिप्रिशिएट्स। It also can be understood that the rise in the general level of prices of goods and services, goods भी आएगा, services भी आएगा। अगर आप किसी होटल में जाते हैं, you stay there, आप अगर वहाँ का जो पैकेज है उसे 5 साल पहले अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे गए और वहाँ का जो पैकेज है वो 10,000 रुपीज़ का था, तो ज़रूरी नहीं वो आज भी 10,000 रुपीज़ पे हो। या तो उसकी सर्विसेज में डिक्लाइन आएगा, या फिर वो 10,000 का पैकेज हो सकता है आज 12,000 का, 14,000 का, इवन 15 का हो। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम जो है यहाँ पे बहुत ही रिलेटिव कंसेप्ट है टाइम का विद रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन। अब हमने शॉपकीपर और कस्टमर का एग्जांपल से समझा, इसलिए आप अगर बिजनेस न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करेंगे या अगर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को देखेंगे, तो ये बात बोली जाती है कि जो लोग अपना जो मनी है उसको नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की तरह या फिर बैंक में सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं जस्ट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट,
वो इतना अच्छा एक पार्ट नहीं निभाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है और जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। तो आप एक तरीके से जो पैसे के ऊपर जो ब्याज है, जो आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आपको नहीं मिलता। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने 100 रुपये का नोट बैंक में रखा और बैंक पे आपको इंटरेस्ट मिला 2 रुपये, 4 रुपये, ऑलमोस्ट अराउंड 4% का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, सपोज इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो अगर आप देखें कि एक साल बाद तो जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो महंगाई की जो दर है, वो भी 4% की यानी कि 4% की होगी। तो आपने अपने जो मनी है जिसे आपने स्टोर कर रहा है, वो एक्चुअल सेंस में आपने स्टोर नहीं करा, आपने जो मनी है उसकी वैल्यू को कम होने दिया है, डिप्रिशिएट होने दिया है। इसलिए काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में इंडिया इसलिए बहुत ज़्यादा पीछे है, जो इंडियन पब्लिक है, बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि इंडियन पब्लिक इज मोर ड्रिवन विद द बैंकिंग सिस्टम rather देन द ओपन मार्केट सिस्टम लाइक दैट ऑफ द शेयर मार्केट। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि रिस्क अगर वो लेते तो उन्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, उन्हें जो रिजल्टेंट आउटकम है वो ज़्यादा मिलेगा। 100 रुपये अगर हम वो लगाते हैं, 100 रुपीज़ लगाते हैं, रिस्क होता है, ये बात ज़रूरी है। हो सकता है उन्हें 110 मिल जाए और इन्फ्लेशन का रेट 4% है, तो 10% माइनस 4% 6% का फिर भी गेन होगा। इसलिए कहते हैं कि जो बैंक में अगर आप ज़्यादा अमाउंट का जो पैसा है, जो मनी है, उसे अगर आप रखते हैं, तो वो पैसा जो है वो अपनी वैल्यू को उतने अच्छे से नहीं ऊपर कर पाता, उतना अच्छे से एक लेवल अप नहीं जा पाता। इसलिए ये आपको इमेज ऐसे देखने को मिल रही है। अब इसको समझने के लिए, जो कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का, उसको समझने के लिए हमें हर चीज़ को मार्केट से, हर चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। इसको समझने के लिए साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। अगर आपने अगर किसी भी मार्केट में, किसी भी नेशन में जहाँ भी इकोनॉमी चल रही है वहाँ पे, या ग्रोथ हम ढूंढ रहे हैं इकोनॉमी में, तो अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, बाहर से कोई आता है वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो एक सोसाइटल फेनोमेना के रूप में हो, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी किसी फैक्ट्री में, मान लीजिए 2 मशीनरी हैं जो कि बुक्स को प्रिंट करती हैं या फिर कॉइन्स को मिंट करती हैं, जो 2 मशीनरीज हैं, अगर इन्वेस्टमेंट हुआ उस फैक्ट्री में, वो दो की अगर जगह पर अगर वो मशीनरी ज़्यादा हो, 5 मशीनरी हो, 5 हो, 10 हो, लार्ज स्केल पे और प्रोडक्शन होगा, तो इससे प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, आपका रिजल्टेंट आउटकम बढ़ेगा, ज़्यादा बुक्स प्रिंट होंगी, ज़्यादा कॉइन्स मिंट होंगे, ज़्यादा आर्टिकल्स बनेंगे। और क्योंकि ज़्यादा आर्टिकल्स बन रहे हैं तो उनको हैंडल करने के लिए जितने भी ऑपरेशन चाहिए, चाहे वो सेल्स का ऑपरेशन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो उस प्रोडक्ट की, चाहे उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना हो, एडवर्टाइजमेंट हो, उन सारी चीज़ों के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट भी आपकी बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ भी आपको ज़्यादा चाहिए होंगे, और वो कंपनी फिर हायर करेगी। फिर आप देखेंगे जॉब पोर्टल्स के ऊपर निकलेगा कि आपको अप्लाई करना है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, या जो ग्रेजुएट हैं, या फिर अंडर ग्रेजुएट हैं, जो भी एम्प्लॉय बनना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फर्म का, कॉर्पोरेट का, या एक स्मॉल कॉन्ग्लोमरेट का, एक बिग कॉन्ग्लोमरेट का, एक स्मॉल कंपनी का, एमएसएमई का, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ा तो जो लोग पहले एक फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर, और वो खुद नहीं पैसा जो है वो अर्जित कर रहे थे, खुद नहीं कमा रहे थे, इनकम नहीं थी, अब उनके पास इनकम आएगी, उनके पास पैसा आएगा, मनी आएगी। पैसे से मेरा मतलब है, मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा रुपीज़ का। पैसे, आई एम नॉट हियर टेलिंग द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द रूपी और द पैसे। पैसे हियर रेफर्स एज द मनी, एज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। और इनकम इससे बढ़ेगी। तो अगर कोई जॉब पर जाता है और उसकी इनकम बढ़ी, तो वो अपने इनकम को अपनी लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए लगाएगा, एंड सम ऑफ द इनकम दैट ही और शी विल बी यूजिंग फॉर द सेविंग्स पार्ट। और सेविंग्स के लिए आप कहाँ पे जाते हैं? बैंक में जाते हैं। जब आप बैंक में जाएंगे सेविंग्स करने के लिए, तो वो जो आपकी धनराशि है, वो जो आपकी मनी है, जो कैपिटल है, वो बैंक उसको अपने पास रखेगा और लोन देगा। अगेन इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरे जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नया अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको फिर से इन्वेस्टमेंट मिलेगा, लोन मिलेगा बैंक के द्वारा, और इससे डिमांड फिर से इंक्रीज़ होगी। फिर से हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट, और फिर प्रोडक्शन, फिर एम्प्लॉयमेंट, और ये पूरी साइकिल, जो साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये चलती जाएगी। और इसी को बोलते हैं किसी भी इकनॉमी में डेवलपमेंट होना।
इसी को अगर हम न्यूमेरिक्स टर्म्स में समझें कि कितना जीडीपी इंक्रीज हुआ, पहले कितना था, तो उसको हम बोल देते हैं, जब हम जहाँ पे हम नंबर्स का, फ्रैक्शंस का, परसेंटेज का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। और अगर हम इसको इस नॉर्मल पर्सपेक्टिव में समझें बाय सम सर्टेन फैक्टर्स लाइक इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, तो इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। देखिए, इसके टाइप्स दो तरीके के हैं। टाइप्स बेस्ड ऑन स्पीड, यानी कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो धीरे है, बहुत तेज़, बहुत फास्ट इन्फ्लेशन बढ़ रही है मीडियम स्पीड पे, तो इसको हम बांटेंगे टाइप्स बेस्ड ऑन स्पीड में। स्पीड को कई बार क्वांटम भी बोला जाता है काफ़ी बुक्स में। और टाइप्स बेस्ड ऑन कॉजेशन, कॉजेशन मतलब कहाँ से इन्फ्लेशन हुई, कारण क्या है, कॉज और इफेक्ट क्या है। तो हम पहले देखते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन स्पीड। स्पीड के बेसिस पे इन्फ्लेशन को तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन दी स्पीड एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन है व्हेन ऑलमोस्ट 4% पर एनम जो होता है वो इन्फ्लेशन रेट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी नॉर्मल ग्रोसरी आइटम्स जो रोज़ के होते हैं, डेली ग्रोसरी आइटम्स जो हैं वो आप ज़रूर लेने जाते होंगे। अगर आप डायरेक्टली नहीं लेने जाते तो आपको उसके बारे में पता होगा। सबसे सिंपल इसमें जो आर्टिकल हम देख सकते हैं, कमोडिटी देख सकते हैं, वो है मिल्क या मिल्क पैकेट्स। मिल्क पैकेट्स ऑलमोस्ट 100 रुपये के थे। आप हाल ही के कुछ सालों में देखेंगे तो 100 से रेट बढ़ा 101, 102, 103, 104। अगर ये जो रेट है 100 से अगर ये 104 होता है हर साल, तो हम बोलेंगे जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, क्योंकि वो 4% के अराउंड है, तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। ये सेफ इन्फ्लेशन होती है, ये ऐसी महंगाई की दर है जो कि नॉर्मल जो जनता है वो अफोर्ड कर सकती है, सेफ होता है और इतनी होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे जॉब क्रिएशन होगी। इससे आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगी। एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगी? जब जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, या इवन स्मॉल कंपनीज जो लोगों को हायर कर रही हैं वो प्रॉफिट बना रही होंगी। वो प्रॉफिट कैसे बनाएंगी? जब चीज़ें धीरे धीरे महंगी हो रही होंगी। धीरे धीरे महंगाई गलत चीज़ नहीं है दोस्तों, लेकिन महंगाई का जो रेट है वो डिफाइन करता है कि वो किस तरीके की इम्पैक्ट दिखा सकती है ऑन दी सोसाइटी, ऑन दी पीपल, ऑन दी नॉर्मल जनता। गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्रीपिंग शब्द का मतलब ही है कि धीरे धीरे बढ़ना। जैसे आप देखते हैं कोई छोटा इंसेक्ट या कैटरपिलर जैसे, वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड क्रीपिंग यूज़ करते हैं। इसको आप सिंपल इतना समझें कि ये 4% से ज़्यादा नहीं, कम कम में जो भी इन्फ्लेशन का रेट होता है उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आता है वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन का मतलब है 4% से ज़्यादा जब इन्फ्लेशन रेट हो जाए। 4% से ज़्यादा जब इन्फ्लेशन रेट हो जाता है तो हम उसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको हम कई बार रनिंग इन्फ्लेशन भी कह देते हैं, जब ये 10% से 10% से कम रहता है और 4% से ज़्यादा रहता है। याद रखिएगा कि वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन रेट जो है ये कभी भी आपका 10% से ज़्यादा नहीं होता, ये हमेशा 2 डिजिट से कम रहेगा। 9 रह सकता है, 9.9 रह सकता है, लेकिन 10 नहीं जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्योंकि महंगाई की दर बढ़ रही है तो इससे स्टेबिलिटी के इश्यूज जो हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, कंप्लीटली होते नहीं हैं। ये सिंपल सी वैसी ही बात होगी जैसे कि अगर हम 100 रुपये का जो मिल्क पैकेट आ रहा था, या कमोडिटी आ रही थी, या आर्टिकल आ रहा था, या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा था, वो अब 110 का आ रहा है। फिर उसके बाद वो कुछ सालों बाद 120 होगा, 130 होगा। तो लोगों को हो सकता है स्टेबिलिटी इश्यूज दिखें इकोनॉमी में, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होंगे कि आप उनको सीवियरली आइडेंटिफाई कर लें। अब देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बहुत हाई लेवल हो जाता है इन्फ्लेशन का। 20% से लेके कई बार 10,000% तक इन्फ्लेशन का हाई रेट हो जाता है। इससे इकोनॉमी क्रैश हो जाती है कई बार, और हाईली अनस्टेबल है ये। आप इसका करंट अफेयर्स में अगर देखें तो वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में जो इश्यूज आ रहे हैं इकोनॉमी को लेके, अनस्टेबिलिटी को लेके, जिसकी वजह से वहाँ पे मिलिट्री डिस्प्यूट भी हो रहे हैं, जगह जगह पे जो पूरा इकोनॉमी है वो क्रैश हो चुका है। दैट इज़ द ओनली रीज़न बाय द नेम हाइपर इन्फ्लेशन।
मनी की जो मुद्रा है, जो पैसा है, उसकी वैल्यू ही लूज हो जाती है। आप खुद सोचिए, अगर एक चीज़ 100 रुपये की है, 100 रुपीज़ की है मिल्क पैकेट, उसी को अगर उस पर 100% इन्फ्लेशन हो जाए, यानी कि वो 200 रुपये की हो रही है, यानी कि जस्ट डबल उसका रेट हो चुका है। और इतनी ज़्यादा महंगाई पे नॉर्मल लोग नहीं ले सकते, नॉर्मल पब्लिक, मिडिल क्लास फैमिलीज आर नॉट एबल टू बाय दैट, इवन पुअर पीपल आर नॉट एबल टू बाय दैट। और इवन रिच एंड एफ्लुएंट क्लास जो है वो भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि 100%, इवन 10,000% जब इन्फ्लेशन आएगी तो जो पैसा है उसकी वैल्यू नहीं बचती, इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। इसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन कॉजेशन, कारण के बेसिस पे कितने टाइप्स में इन्फ्लेशन डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड है मॉनेटरी इन्फ्लेशन में, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इन सभी के बारे में आगे पढ़ते हैं। पहला आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि जब ज़्यादा डिमांड होगी गुड्स की या सर्विसेज की और उसकी सप्लाई कम होगी, तो जो इन्फ्लेशन आती है, जो महंगाई आती है, उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सपोज़ कीजिए सोसाइटी में सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और सब चाहते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड करें, एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएं, और वो कुछ आर्टिकल्स लाइक मोबाइल फ़ोन्स, लाइक कार्स, इन सबको बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनकी डिमांड बढ़ने लगती है और डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ होती है। सबको कार्स चाहिए, सबको मोबाइल फ़ोन्स चाहिए, सबको बहुत फैंसी इक्विपमेंट्स चाहिए, क्योंकि सबके पास मनी है। ऐसी केस में, ऐसे सिनेरियो के अंदर जो सप्लाई है वो इतनी नहीं होगी, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। तो ये सिंपल बात है, ये सिंपल नोटिसेबल फैक्ट है कि क्योंकि आर्टिकल की सप्लाई ज़्यादा नहीं है तो उनके प्राइसेस इंक्रीज होंगे। आप इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कई बार आपने देखा होगा जब भी एप्पल के या किसी अच्छी बड़ी कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स आते हैं तो मार्केट में बहुत सारे लोग फर्स्ट जो डे होता है सेल का, उसी दिन उसको लेना चाहते हैं जस्ट टू शो ऑफ। उसका सोसाइटल इम्पैक्ट्स अलग होते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो उस महंगे आर्टिकल को, जो कि एक ब्रांड है, उसको जल्द से जल्द लें, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन सप्लाई जो होती है, कंपनी जो है, जो प्रोडक्शन लाइन है, वो सप्लाई को एक लिमिटेड लेवल पे ही रखते हैं बिकॉज ऑफ अ होल लॉट ऑफ फैक्टर्स। इसके कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सबको अगर मान लीजिए बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका एक मैनिफेस्टो में वो बताते हैं कि हम आपको एक्स अमाउंट, वाई अमाउंट, जेड अमाउंट, इतने पैसे देंगे, आप सभी को पैसे देंगे। अगर सबके पास पैसे आ गए तो उसकी वजह से वो चाहेंगे कि वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, चीज़ों को खरीदें, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी रहेगी, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को जन्म देगी, उसको बनाएगी। अब आता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन तब होता है जब आरबीआई प्रिंट्स मोर मनी। इसके बारे में आप आगे के लेक्चर्स मॉनेटरी पॉलिसी में समझेंगे कि आरबीआई क्यों ज़्यादा पैसे जो है वो प्रिंट करेगी। इसका भी सिंपल सा मतलब है कि अगर ज़्यादा पैसे प्रिंट हुए तो ओवरऑल डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाला ही कॉज एंड एक्शन होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे जर्मनी का, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो गई थी तो एक्सट्रीम फॉर्म में जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा छापा गया, बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट करा गया। उसकी वजह से पैसे की जो वहाँ का जो करेंसी थी उसकी वैल्यू लॉस्ट हो गई। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो वहाँ पे जो करेंसी नोट्स थे उनको सीवर में, उनको स्ट्रीट्स पे ऐसे ही फेंक दिया गया जैसे कि वो कोई नॉर्मल कचरे की सामान हो या कोई नॉर्मल टॉफ़ी रैपर हो, क्योंकि मनी की वैल्यू ही नहीं थी। फिर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब आता है ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट्स होते हैं जिसकी वजह से वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फास्ट फूड चेन को या उनके प्रोडक्ट्स को समझिए। फॉर एग्जांपल बर्गर, बर्गर को बनाने की कॉस्ट, जो अगर सीएनजी बढ़ जाता है, अगर एलपीजी बढ़ जाता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ जाती है, या क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लाजमी है बढ़ना। और ऐसे टाइम पे
इस सिनेरियो में, या सपोज़ कोई डिज़ास्टर हो जाता है, सपोज़ स्ट्राइक्स हो जाती हैं लेबर यूनियन की, किसानों की हड़तालें हो जाती हैं, ऐसे समय में जो इनपुट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है ओवरऑल। प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो या ना हो वो एक बात डिफरेंट है, लेकिन इनपुट की कहीं ना कहीं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। आप देखेंगे अगर आप अमेज़ोन से कोई आइटम या कोई कमोडिटी मंगा रहे हैं, या फ्लिपकार्ट से, या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर डिलीवरी चार्जेस अचानक से इंक्रीज़ हो गए। हो सकता है कि क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए। अब ऐसा होगा तो वो ऑब्जेक्ट को बनाने में पैसा नहीं बढ़ा, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ गया। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर आता है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। ये होता है डेलिबरेट एफर्ट्स ऑफ सम ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड, कि हमें प्रॉफिट बनाना है या लालच है, इसलिए जो कुछ लोग हैं वो कटौती करते हैं, सप्लाई को रोकते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जस्ट इन द केस कि वो सप्लाई को कम कर सकें। सिंपल सा एग्जांपल है ओपैक ऑयल प्रोडक्शन का कट करना। ओपैक है, ओपैक के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ओपैक के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आते हैं नाइजीरिया, अंगोला, कतर, ईरान, इक्वेडोर, वेनेजुएला, यूएई, इराक, लीबिया, कुवैत, अल्जीरिया। ओपैक की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए इंटरनेशनल फोरम पे बहुत ज़्यादा कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है, फॉर द सिंपल फैक्ट कि इन कंट्रीज़ को, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ओपैक के, उनको चाहिए कि वो प्रॉफिट को बना के रखें। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल डेली लाइफ में आप समझ सकते हैं। अगर वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है किसी पर्टिकुलर समय में, तो कुछ जो कार्टल्स हैं वो वीट को बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेंगे, और मार्केट के अंदर जब उसको देने की बारी आएगी, मार्केट को ओपन करने की बारी आएगी, तब ये जो वीट कार्टल्स हैं ये बहुत कम कम अमाउंट में वीट को बाहर निकालेंगे। इससे होगा ये कि मार्केट को ऐसा परसीव होगा मार्केट में कि जो वीट की सप्लाई है वो बहुत कम हो गई है, और लोगों की डिमांड तो वीट के लिए हमेशा से रहेगी ही, क्योंकि आपको पता ही है रोटी कपड़ा मकान का जो कंसेप्ट है, यानी कि आपके पास भले ही मकान ना हो, भले ही कपड़े ना हो, लेकिन रोटी जो है, जो फूड है, वो सर्वाइवल के लिए मस्ट है, तो डिमांड रहेगी। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई वीट की कम कर दी गई है कुछ कार्टल्स या कुछ लोगों के द्वारा, तो ऑफकोर्स जो प्राइसेस हैं, वो इन्फ्लेशन है वो आएगी ही, प्राइसेस बढ़ेंगे ही। इसको बोलते हैं प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। हालांकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत के अंडर गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑल दी मेजर्स, जिससे कि इस तरीके के कार्टल्स को, इस तरीके के कुछ लोगों को ये करने से रोका जाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन आती है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन को आप समझ सकते हैं एक साइकिल की तरह। साइकिल कैसी? एक इन्फ्लेशनरी स्पायरल है ये। जैसे कि मान लीजिए महंगाई बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, और जो वर्कर्स हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो कि कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके पास जो सैलरी है वो अब कम होती जा रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं है, सैलरी भी उनकी कम है, जिससे कि वो अपना नॉर्मल जीवन भी, अपना नॉर्मल लाइफ को भी जी सकें। इसलिए वो बोलते हैं अपने बॉस से, अपने जो मैनेजर्स हैं उनसे बोलते हैं कि दैट वी वांट अ इंक्रीज़ इन दी सैलरी। अब जब वो सैलरी में इंक्रीज़ चाहते हैं, तो जो बॉस हैं, जो मैनेजर हैं, वो भी इस बात को मान लेते हैं और उनकी सैलरी बढ़ा देते हैं। सपोज़ कि उनकी सैलरी 5% से इंक्रीज़ हो गई, या फिर 10% से, ये आप 5 to 10% मान सकते हैं। अब जब सैलरी इंक्रीज़ हो गई तो बॉस को भी तो अपनी कंपनी चलाने के लिए प्रॉफिट चाहिए, और अगर इस सिनेरियो में उन्हें प्रॉफिट बनाना है तो वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज मैच स्टिक्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो मैच स्टिक्स की कॉस्ट भी बढ़ा देंगे। इससे होगा ये, जो महंगाई पहले बढ़ रही थी, जो इन्फ्लेशन पहले थी, वो अब और बढ़ गई है, और वो एक स्पायरल की तरह चलती रहती है। बॉस ने पैसे बढ़ाए क्योंकि लोगों ने सैलरी ज़्यादा मांगी, और सैलरी ज़्यादा इसलिए मांगी क्योंकि महंगाई है, और बॉस के मैच स्टिक्स में प्राइस बढ़ाने से और महंगाई बढ़ती गई, और ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, अनटिल एंड अनलेस सम बिग मैकेनिक ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, बिग मैकेनिक इन द सेंस एक ऐसा मैकेनिज्म, चाहे वो फेडरल बैंक की फॉर्म में हो, चाहे वो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी की फॉर्म में हो, चाहे वो इन इंडिया आरबीआई की फॉर्म में हो या सेबी की फॉर्म में हो, जब तक वो आते नहीं हैं, इसको वो रेगुलेट नहीं करते, ये साइकिल चलती रहती है बिल्ट इन इन्फ्लेशन की।
बिल्ट इन इन्फ्लेशन एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म है, बहुत ही खतरनाक टाइप है इन्फ्लेशन का, जिसको कि इसलिए अगर हम देखते हैं कि आरबीआई की इतनी नीड है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की इतनी नीड है कि वो फाइनेंशियल मार्केट्स में भी और नॉर्मल जो डे टू डे इकोनॉमी है उसके अंदर भी रेगुलेशन लाएं और उसे रेगुलेट करें। फिर हम देखते हैं रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है? सपोज कीजिए कोई वॉर लाइक सिचुएशन है या कई बार कोई डिजास्टरस सिचुएशन हो सकती है हो, ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो होती है वो राशनिंग जो है उसे इम्पोज करना शुरू कर देती है। आप यहाँ पे राशन कार्ड की, एक राशन बुकलेट की पिक्चर देख सकते हैं। अभी जो राशन बुकलेट है, ये राशन बुकलेट का मेन काम होता है राशनिंग का कि एक पर्टिकुलर इंसान एक हफ्ते में इतने एक्स किलोग्राम शुगर या एक्स किलोग्राम वीट या एक्स किलोग्राम बार्ले या एक्स किलोग्राम ऑयल से ज़्यादा नहीं ले सकता। और इसके ऊपर टिक होते हैं, यहाँ पे कॉलम बनी रहती है इसके अंदर, जिससे कि किसी भी आदमी के पास, किसी भी मनुष्य के पास ज़्यादा कमोडिटी ना हो, ज़्यादा ईटेबल्स ना हो, ना ही कम हो, जितना उसे चाहिए उतना हो। ऐसा ना हो कि किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम हो। गवर्नमेंट ही इंश्योर करती है इन द टाइम ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर के टाइम पे लोगों का पेट भरना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने नेशन की सोवरेनिटी को बनाएं और उसे सेव करें फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स। जब वॉर ख़त्म हो जाती है, आफ्टर द विड्रॉन ट्रेडर्स वांट टू रिकवर लॉसेस। अब इस समय में ये होता है कि जो ट्रेडर्स हैं फिर वो वापस से चाहते हैं कि अब वो तो ख़त्म हो गई, अब हमें अपने प्राइसेस को वापस रिकवर करना है। इसलिए जो चीज़ 10 रुपये की थी वो उसको 15 रुपये का, 20 रुपये का, 12 रुपये का, 14 रुपये का, यानी कि वो प्राइसेस को इंक्रीज़ करते हैं। दे इंक्रीज द प्राइस फ्रॉम 10%, फ्रॉम 20%, दिस कैन वेरी अलॉट, एंड दैट इज़ अ रीज़न वाई द प्राइसेस गो अप। दिस इज नोन एज रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या चीज़ है? देखिए, अगर हाई इन्फ्लेशन होती है और वो परसिस्टेंट है, वो बहुत समय से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाई अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अगर महंगाई बढ़ी, ऐसे सिनेरियो के अंदर जो बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो लोग उनके सामान को नहीं खरीदेंगे, लोग उनके सामान को नहीं खरीदेंगे, उनकी सर्विसेज को बाय नहीं करेंगे। इन दैट केस उनके पास प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो वो लोगों को जॉब से निकालेंगे, और जॉब किससे, क्योंकि वो निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लो ग्रोथ होगी, जैसे मैंने आपको साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट में बताया। और ये होता है स्टेगनेंट इकोनॉमी का एग्जाम्पल। नाउ वी हैव द स्क्यूफ्लेशन। इन दिस आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं उनका इन्फ्लेशन बढ़ता है, उनका हाई प्राइस होता है, कुछ का नहीं होता। जैसे कि आप मान लीजिए, आप कई बार देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में कि दालों का जो दाम है, प्राइस है, वो बढ़ गया, लेकिन प्याज का, टमाटर का, अनियन का, टमेटो का नहीं बढ़ता, या कभी टमेटो का बढ़ गया। ऐसा इसलिए होता है कि दीज आर दी एपिसोडिक प्राइस राइज। सर्टेन फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल अग्रेरियन सेक्टर है वो केवल एक लेवल, सेम लेवल का नहीं है, अनलाइक दी वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत सेम लेवल का है। यहाँ पे आपको ड्यू टू द जोग्राफी कहीं पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, कहीं पे रेड सॉइल, कहीं पे एलुवियल सॉइल, तो पूरा जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। इसलिए आपको स्क्यूफ्लेशन उन देशों में ज़्यादा देखने को मिलेगा जिनकी जोग्राफी जो है इट इज़ वेरी डाइवर्स इन नेचर। इसके बाद आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन को समझने के लिए आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स को समझना आना चाहिए, जिसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं दैट हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ CPI और WPI। और अगर इसी हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन्फ्लेशन ऑन फूड एंड एनर्जी आर्टिकल्स, तो आपको कोर इन्फ्लेशन मिलता है। अब इसके बाद अब आता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन समझने के लिए आपको मैंने जैसे आपको डिफ्लेशन समझाया था स्टार्टिंग में, कि अगर कोई चीज़ बहुत महंगी होती है और उसके बाद उसका प्राइस गिर जाता है, जैसे हमने समझा था कि कफ सिरप की बॉटल जो कि 110 की हो गई थी वो वापस से 100 रुपीज़ की हो जाए, और 100 रुपीज़ से भी वो नीचे गिर के 99 98 की हो जाए। इसमें हम देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन हो रहा था, जो महंगाई हो रही थी, अब वो सस्ती चीज़ में बदल चुकी है। वो इन्फ्लेशन से पहले हुआ डिस्फ्लेशन, और डिस्फ्लेशन से डीफ्लेशन। अब जब चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा गिर जाता है, उसको वापस रिकवर करने के लिए जब दाम उसका ऊपर बढ़ता है, तो उसी बढ़े हुए दाम को, उसी महंगाई को हम बोलते हैं, वी रेफर टू एज दी रिफ्लेशन। इट इज़ डन बाय इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट।
इंजेक्टिंग लिक्विडिटी का मतलब है लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें, मनी की जो सप्लाई है वो बढ़े। फिस्कल स्टिमुलस भी दिया जाता है, जिसको कई बार हम हेलीकॉप्टर मनी भी बोलते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जो डिफ्लेशन है, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता, इसलिए लोगों को पैसा ज़्यादा चाहिए, जिससे कि हम रीफ्लेशन यानी कि फिर से इन्फ्लेशन कर सकें। जैसे आपने न्यू को रिन्यू में पढ़ा होगा, डू को रीडू में पढ़ा होगा, तो जो आर ई का जो शब्द है जो स्टार्टिंग में है इन्फ्लेशन के, तो आप उसे समझ सकते हैं कि रिफ्लेशन है ये। इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय आरबीआई कैन ऑल्सो कॉज दी रिफ्लेशन। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन एक ऐसी महंगाई है जो कि अब पार्ट बन चुकी है इकोनॉमिक सिस्टम का, एक स्ट्रक्चर के तहत एक पार्ट बन चुकी है, और ये बहुत ही एक हरक्यूलियन टास्क है, एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है इससे रिड ऑफ यानी कि इसको हटाना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ग्लोबल क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, कच्चे तेल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। सपोज़ कीजिए जैसे अभी 100 रुपीज़ है, ये तो टोटल प्राइस हो गया 100 रुपीज़ एंड प्राइस। अब सपोज़ कीजिए ये जो 100 रुपये है, अगर इसका प्राइस कम हो गया है, 40 रुपीज़ हो गया है, अब जो 40 रुपीज़ का जो क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है वो गवर्नमेंट कम नहीं होने देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्साइज या वैट उसके ऊपर लगाया हुआ है टू गेट दी मोर मनी फॉर स्कीम्स, या जिससे कि नॉर्मल लोगों को जो पेट्रोल है वो चीपर नहीं मिल पाएगा। यानी कि महंगाई कम नहीं हुई, भले ही कच्चे तेल के दाम कम हो गए, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल प्रोसीडर की वजह से ये होता है। इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड थैंक यू।